हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर एल चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो सेकंड यूनिट चल रही थी, आज मैं उसके 15वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ। और उस 15 नंबर के लेक्चर में हम जिस चीज की बात करेंगे वो होगी कलर प्रॉपर्टीज। कि भाई जो ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मतलब वो संक्रमण धातु होते हैं, उनमें हम कलर प्रॉपर्टीज कैसे देखते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान से समझना। देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ, जो अपना लेक्चर 14वें नंबर का था उसमें मैं आप लोगों को मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता चुका हूं। आज वाले लेक्चर में मैं कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो समझ लो ध्यान से। 14 जो लेक्चर था ना 14वें नंबर का, उसमें मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था। आज के लेक्चर में कलर प्रॉपर्टीज बिल्कुल फिनिश, बहुत बढ़िया तरीका से, और ऐसी दिमाग में फिट हो जाए कि दोबारा कभी भूल ही नहीं रहा कलर प्रॉपर्टीज को। ठीक है ना। फिर कलर प्रॉपर्टीज को जब मैं करवा दूंगा ना, मतलब रंग गुण को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर प्रॉपर्टी दोनों को एक साथ लिखवा दूंगा। एक बार फिर सुनिए ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, कलर प्रॉपर्टीज आज के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और कलर प्रॉपर्टीज जो आज समझाऊंगा उसको मैं आप लोगों के लिए कॉपी में लिखवा दूंगा। ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। यूनिट खत्म होने पर मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है ना। मैं बता देता हूं, जिस यूनिट को इस वक्त मैं पढ़ा रहा हूं, सेकंड यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसका लगभग 70% पोर्शन हो चुका है। 30% और बची है ये यूनिट। ठीक है ना। तो 30% अपने आने वाले लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। 70% हम लोगों की ये यूनिट हो चुकी है। अब जो 30% यूनिट बच रही है उसको मैं आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल बिंदास होकर आराम से पढ़ो। लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, आप बिल्कुल बिंदास होकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। कोई भी कॉम्पिटिशन हो, जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल उनकी प्रॉब्लम देखो। आप इतने शानदार तरीका से क्लियर करोगे, बहुत शानदार तरीका से। चाहे एडिशन हुआ, बीबीटी, XYZ कुछ भी हुआ, आप बहुत शानदार तरीका से चीजों को क्लियर करोगे। आराम से बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका से जवाब दोगे। क्यों दोगे? क्योंकि आपका पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सारी चीजें मैंने बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस में बताई, जिससे आपको आने वाले किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आ रही। ठीक है ना। चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे आपकी कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, या भविष्य में कभी आपको पढ़ाना पड़ जाए, आपका कोई सा भी पंच मैंने कमजोर नहीं रखा है। नोट्सों की क्वालिटी देख लो आप लोग अपने इंटरव्यू देख लो, आप लोग अपना कॉम्पिटिशन देख लो, आप अपना पढ़ाना देख लो, सबको सब मैं लेक्चरों में मिक्स कर रहा हूं। ठीक है ना। आप कहीं पर किसी भी जगह पर कहीं पर मात नहीं खाने वाले, क्योंकि जितने भी पॉइंट है मैंने सारे अपने मजबूत कर लिए। ठीक है ना। जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे अपने मजबूत है। चाहे वो यहाँ पर चीजों को एक्सप्लेन करने का तरीका हुआ, या फिर अपने नोट्स हो, क्योंकि आपको पता नोट्स अपनी बहुत बड़ी पावर है। ठीक है ना। उसके बाद आप कभी कॉम्पिटिशन दो, या कभी इंटरव्यू दो, या फिर कहीं पढ़ाना पड़े, हर पोर्शन आपका बहुत सॉलिड करवा दिया मैंने आप लोगों को। और आने वाले लेक्चरों में बहुत अच्छी चीजें आने वाली हैं, तो सारी की सारी चीजों को इसी बेस पे लेंगे जिस तरीका से हम अब तक करते आए। पूरा जीरो लेवल से उठाएंगे, और जहां तक उस टॉपिक की पहुंच है, जहां तक वो टॉपिक जाता है, उसका बिल्कुल खात्मा करके रहेंगे। ठीक है ना। क्योंकि जितना ज्यादा हम टॉपिक के अंदर जाएंगे, टॉपिक को पढ़ाने में और पढ़ने में उतना ही ज्यादा मजा आएगा। ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो। मैं कोई भी टॉपिक आपको दिए तो पता ही अब तक कि मैं कोई भी टॉपिक XYZ किसी को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, बिल्कुल मैं उसको जीरो लेवल से उठाता हूं, जिससे कि जो स्टूडेंट कमजोर हो या जो स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो, उन सबके अच्छी तरीका से समझ में आ जाती है। ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन मत करो। आने वाले जितने भी लेक्चर हैं बिल्कुल आप अच्छी तरीका से क्लियर करना। ठीक है ना। और आपको पता है कि जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई नहीं की है, भाई वो पढ़ाई चालू कर दो। ठीक है ना। और बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नोट्स आप लोग मेरे साथ साथ बना ही रहे हो। ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, आप लोग, आपसे बोल दिया मैं कि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, मैं वहां से आप लोगों के लिए नोट्स सेंड कर दूंगा। बाकी के हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैं नोट्स लिखवा ही रहा हूं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो आज जो अपनी CF, अब देखो अपने टॉपिक पर जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? CFT के हमारे एप्लीकेशन चल रहे हैं। ये आपको पता है हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? CFT के एप्लीकेशन चल रहे हैं। तो CFT की पहली एप्लीकेशन मैंने करवा दी आप लोगों को। पहली एप्लीकेशन कौन सी थी? CFT की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब हमने चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया था। और आज हम CFT की दूसरी प्रॉपर्टीज का अध्ययन करेंगे, वो होगी अपनी कलर प्रॉपर्टीज। आज दूसरी प्रॉपर्टीज होगी, वो अपनी कौन होगी? कलर प्रॉपर्टीज। हेडिंग हो गई स्पेक्ट्रम बिहेवियर और कलर स्पेक्ट्रा और कलर प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिस्टर मेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना।
आप लोगों के हिंदी में देख लेना, संक्रमण धातु संकुल में रंग गुण, रंग स्पेक्ट्रा या स्पेक्ट्रमी विभाग, ठीक है ना। अब इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखो जितना भी आपका फोकस है पूरा मेरे ऊपर बनाकर रखना, क्योंकि जैसे लेक्चर कंप्लीट होगा बिल्कुल कलर प्रॉपर्टीज आप लोगों को बिल्कुल फिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। देखो आप लोगों को पता था कि जब बीबीटी की मैं लिमिटेशन करवा रहा तो मैंने एक बात बोली थी कि भाई बीबीटी की दो कमी थी वहां पर, जो मेजर लिमिटेशन हमें आती थी कि बीबीटी कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका और बीबीटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो देखो सीएफटी ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया और सीएफटी या कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने वाली है, जबकि इस बात को बीबीटी नहीं करता। बीबीटी की लिमिटेशन थी वहां पर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बीबीटी की लिमिटेशन थी, कलर प्रॉपर्टीज की बीबीटी की लिमिटेशन थी। और यहाँ पर मैंने उस वक्त आप लोगों से बोला था कि जब मैं आपको सीएफटी की एप्लीकेशन करवाऊंगा तब मैं इन चीजों के बारे में डिस्कशन करूंगा कि जो बीबीटी की कमी थी उनको दूर करने की कोशिश कौन करेगी, सीएफटी, ठीक है। चलो तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तो उसने एक्सप्लेन कर दी, अब बात किसकी करते हैं, कलर प्रॉपर्टीज की। तो देखो भैया ध्यान से समझना आप लोग, कलर प्रॉपर्टीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, दो। देखो मैंने आप लोगों से बोली थी कि जो ये आप पढ़ते थे ना कि डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण, मतलब डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, जो आप लोग पढ़ते हैं वो बीबीटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो किसका कॉन्सेप्ट था, सीएफटी का। ये डीडी ट्रांजिशन और आप चार्ज ट्रांसफर पढ़ते हो ना, आवेश स्थानांतरण, ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट बीबीटी का नहीं था, ये किसका कॉन्सेप्ट था, सीएफटी का। और आज के लेक्चर में मैं बस इसी चीज पर डिस्कशन करने वाला हूँ, इस कलर प्रॉपर्टी में जिस चीज की मैं डिस्कशन करने वाला हूं ना वो इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तो हम करेंगे डीडी ट्रांजिशन और एक करेंगे हम चार्ज ट्रांसफर, मतलब आवेश स्थानांतरण। डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण, ठीक है ना, मतलब डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर, इसके बारे में आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो। देखो सीएफटी ने क्या बात बोली थी, उसने ये बात बोली थी कि भाई कॉम्प्लेक्स कलर शो करेंगे, कलर शो करेंगे तो सीएफटी के अकॉर्डिंग कलर के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, दो। एक तो होता है डीडी संक्रमण और एक होता है आवेश स्थानांतरण, मतलब एक तो डीडी ट्रांजिशन होता है और एक चार्ज ट्रांसफर होता है। ये दोनों ही फैक्टर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। किस तरीका से रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरीका से रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, अभी मैं बिल्कुल इसकी हिस्ट्री को निकाल के आप लोगों के सामने रख दूंगा। अब बिल्कुल टेंशन मत करो, पूरी हिस्ट्री है ना कलर प्रॉपर्टीज की, पूरी हिस्ट्री को आज निकाल के बता दूंगा मैं कि किस तरीका से कलर प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या कंडीशन डीडी ट्रांजिशन की होती है और क्या कंडीशन चार्ज ट्रांसफर की होती है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एक काम करते हैं कि कलर प्रॉपर्टीज के लिए जो दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण, मैं दोनों को लिख लेता हूं, फिर उसके बाद उन दोनों की कंडीशनों की बात करेंगे कि किन कंडीशनों में तो डीडी संक्रमण फुल होगा और किन कंडीशनों में आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर फुल होगा। तो मैं दोनों को लिख लेता हूं, उसके बाद में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो कलर के लिए दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, कलर के एक तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, डीडी संक्रमण मतलब डीडी ट्रांजिशन। एक तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है, डीडी संक्रमण मतलब डीडी ट्रांजिशन। और एक जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है भैया आपका आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर। आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर, क्या हो गया आवेश स्थानांतरण या क्या हो गया आपका चार्ज ट्रांसफर। एक बार फिर से लेना, जो कलर के लिए जो दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो दोनों रेस्पॉन्सिबल फैक्टर मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए। एक तो कलर के लिए डीडी संक्रमण मतलब डीडी ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल होता है और एक आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर रेस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं दोनों की कंडीशन बता देता हूं आप लोगों को कि किन कंडीशनों में तो डीडी संक्रमण फुल होगा और किन कंडीशनों में आवेश स्थानांतरण फुल होगा। तो ध्यान से समझो आप लोग। पहले मैं बात कर लेता हूं डीडी संक्रमण की मतलब डीडी ट्रांजिशन की। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो कलर प्रॉपर्टीज या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री कौन सी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जो किसकी होती है, मेटल और लिगेंड की। भाई अब तक हम जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री तो चल रही है, और मेटल और लिगेंड जो मिलकर जिन चीजों का फॉर्मेशन करते हैं उनको या कॉम्प्लेक्स बोलते हो, बोलते हैं ना संकुल। संकुल और संकुल बोलते किसको है, संकुल उसको बोलते हैं मेटल और लिगेंड जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं उनको संकुल कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, वो होते हैं आपके संकुल। बहुत से स्टूडेंट ये होते हैं कि सर संकुल संकुल आप पढ़ा रहे हैं, हमें तो संकुल का ही पता नहीं। अरे भैया मेटल और लिगेंड जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना उनको ही तो हम संकुल बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो संकुलों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज, सीएफएससी की वैल्यू सबको ये एक्सप्लेन कर रही है कौन, जो जितनी भी थ्योरी आ रही है कि बीबीटी आई थी, उसके बाद सीएफटी, एमओटी, एलएफटी या जितनी भी आगे जितनी भी थ्योरी आती है वो सब किसकी केमिस्ट्री को बताती है, मेटल और लिगेंड की केमिस्ट्री को बताती है। तो चलो बता देते हैं इसको हम कलर प्रॉपर्टीज को। एक बार फिर चलो ना, कलर प्रॉपर्टीज के लिए जो दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं वो एक तो डीडी संक्रमण होता है और एक क्या होता है आप लोगों को आवेश स्थानांतरण। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, क्या बात करते हैं हम डीडी संक्रमण की, कि डीडी संक्रमण के लिए क्या कंडीशन होती है। तो सुनो,
कि डी के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं डी संक्रमण की आप लोगों के लिए कंडीशन बता रहा हूं कि डी के पास कम से कम एक अयुग्मित मतलब एक अनपढ़ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर डी के पास एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? डी संक्रमण। फिर सुन लो कि डी के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। लेकिन काफी कॉम्प्लेक्स ऐसे भी होते हैं कि डी में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फिर भी वो कलर शो करते हैं, तो उनका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है? आवेश स्थानांतरण। एक बार फिर सुन लो भैया, क्या डी के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी के पास मतलब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? डी संक्रमण। लेकिन डी के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? जीरो। जीरो का मतलब उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना, फिर भी कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, तो उसके लिए फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? आवेश स्थानांतरण। तो जो आवेश स्थानांतरण होता है, जो चार्ज ट्रांसफर होता है, उसकी कंडीशन होती है कि मेटल के पास जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? डी कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, डी जीरो। मतलब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? जीरो। मतलब उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन जो है। दूसरी कंडीशन ये है कि मेटल पर जो चार्ज होना चाहिए ना, क्योंकि नाम से पता लग रहा है चार्ज ट्रांसफर, तो मेटल पर जो चार्ज होना चाहिए वो 5, 6 और 7 होना चाहिए। मतलब डी के पास इलेक्ट्रॉन जीरो होना चाहिए और मेटल पर M+5, M+6 और M+7 अगर ये चार्ज है और वो कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स इन दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है और वो कलर शो कर रहा है, कॉमन सी बात है, फिर वो कलर शो करेगा। कलर शो करेगा तो उसके लिए डी संक्रमण रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? चार्ज ट्रांसफर। नहीं आई भैया? एक बार फिर सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं कि डी के पास अगर एक भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डी के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो चार्ज ट्रांसफर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? आपका डी संक्रमण। लेकिन डी के पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है ना। पहली कंडीशन तो चार्ज ट्रांसफर की क्या होनी चाहिए कि डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और मेटल के पास 5, 6 और 7 चार्ज होने चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो कॉमन सी बात है, आप लोग समझ जाना कि डी संक्रमण उस कॉम्प्लेक्स के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उस कॉम्प्लेक्स के लिए कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होगा? आपका चार्ज ट्रांसफर, मतलब आवेश स्थानांतरण। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर बता देता हूं भैया, कलर के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं? 2 रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, एक तो डी ट्रांजिशन होता है और एक चार्ज ट्रांसफर होता है, मतलब आवेश स्थानांतरण होता है। डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि डी के पास कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि अगर डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं हुआ तो फिर डी संक्रमण कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? आवेश स्थानांतरण, मतलब चार्ज ट्रांसफर। बात समझ में आ गई? तो डी संक्रमण की कंडीशन क्या होगी कि डी के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डी के पास एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? डी संक्रमण। लेकिन डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी वो कलर शो कर रहा है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? आवेश स्थानांतरण, मतलब चार्ज ट्रांसफर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? और साथ के साथ मेटल पर कितने चार्ज होने चाहिए? 5, 6 और 7। अगर कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है और वो कलर शो करेगा, कॉमन सी बात है, फिर तो वो कलर शो करेगा, तो उसके लिए फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर डी संक्रमण नहीं होगा, फिर उसके लिए कौन होगा? आवेश स्थानांतरण, मतलब चार्ज ट्रांसफर। क्योंकि नाम से पता लग रहा है चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब चार्ज ज्यादा होने चाहिए तभी तो किसी को ट्रांसफर कर पाएगा। अरे भैया उसका नाम है चार्ज ट्रांसफर, इसका मतलब ये है चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और जितना ज्यादा चार्ज होगा मेटल पर, जितना ज्यादा चार्ज होगा उस मेटल का उतना ही ज्यादा डार्क मतलब गहरा कलर आएगा। कॉमन सी बात है, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा उस मेटल का उतना ही ज्यादा गहरा या डार्क कलर आएगा। आगे नहीं मेरी बात समझ में? तो 100 बात की एक बात, क्या डी के पास अगर एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ या डी के पास अयुग्मित अनपढ़ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो कलर के लिए डी संक्रमण रेस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और मेटल पर 5, 6, 7 चार्ज है, तो कलर के लिए फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा? आवेश स्थानांतरण। तो एक काम करते हैं, पहले हम डी संक्रमण का एग्जांपल लेकर उसको क्लियर करते हैं, फिर आवेश स्थानांतरण का एग्जांपल लेकर उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल आप बिंदास हो गए, अच्छी तरीके से मेरे साथ चीजों को लेते चलो। ठीक है? आगे नहीं बात समझे कि डी के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो डी संक्रमण कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और डी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और मेटल पर 5, 6, 7 चार्ज है तो कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा? आवेश स्थानांतरण। चलो ठीक है, मैं पहले फैक्टर को ले लेता हूँ डी संक्रमण को, तो मैं पूरा ही मैटर मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक काम करता हूँ, पूरे मैटर को मिटा के फिर डी संक्रमण पर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई क्या दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है, हमें कैसे एग्जाम में रिप्रेजेंट करना, वो सारी हिस्ट्री में आपको बताने वाला हूं। ठीक है ना? तो मैं पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है ना? उसके बाद मैं बात करता हूं डी संक्रमण की, मतलब डी ट्रांजिशन की। चलो कर लेते हैं बात।
देख लो, देखो पहला रेस्पॉन्सिबल फैक्टर को ले लेता हूं। पहला रेस्पॉन्सिबल फैक्टर अपना कौन सा चला है, डीडी संक्रमण मतलब डीडी ट्रांजिशन, डीडी संक्रमण मतलब डीडी ट्रांजिस्टर। अब सुनो भैया मेरी बात ध्यान से, क्या आप लोगों को पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर दो रीजनों में शो करता है, एक तो कौन सा होता है यूवी रीजन और एक कौन होता है विजिबल रीजन। यूवी को क्या बोलते हैं अल्ट्रावॉयलेट और विजिबल को क्या बोलते हैं दृश्य, मतलब यूवी को हिंदी में क्या बोलते हैं पराबैंगनी और जो विजिबल है उसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। तो ध्यान में रखना कोई भी कंपाउंड यूवी रीजन में कभी भी कलर शो नहीं करता। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर कलर शो करता है तो उसका रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है विजिबल रीजन, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कलर शो करता है वो रीजन कौन सा होता है विजिबल मतलब दृश्य क्षेत्र। एक बार फिर सुन लेना भैया, खूब आप लोगों ने बीएससी सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाई थी, वहां पर हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर यूवी रीजन में स्पेक्ट्रा दे रहा है तो यूवी रीजन में जो स्पेक्ट्रा देते हैं वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल जो फैक्टर होता है वो कौन होता है विजिबल रीजन। कोई कॉम्प्लेक्स लिया आप लोगों ने और विजिबल रीजन में रख दिया, विजिबल रीजन में रखते ही वो स्पेक्ट्रा प्राप्त, भाई एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करते वो स्पेक्ट्रा शो करेगा और वो स्पेक्ट्रा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा कलर प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है ना। तो वो चीज समझा रहा हूं मैं आपको, खैर ठीक है। ये तो अभी मैं जैसे रनिंग में और चलता चलूंगा तो पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी कि क्या है क्या नहीं है, कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते, वो सारी चीजें बताऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। फिलहाल में तो मैं डीडी संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। तो एक एग्जांपल मैं यहां पर साइड में ले लेता हूं, डीडी संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया टीआई, चलो इधर यहीं पे ले लेता हूं। डीडी संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लिया टीआई H2 का होल 6 प्लस के 3। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेना है, हमें पता नहीं वो कलर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी पता लग जाएगा। देखो मैं यही तो बोल रहा हूं आप लोगों से कि टॉपिक को उस तरीका से लो बिल्कुल जीरो लेवल से। अब TiH2 को होल 6 प्लस 3 कॉम्प्लेक्स है, हमें पता नहीं है कलर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, हम ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर कंडीशन अप्लाई हो रही है तो देख ले, तब अभी पता चल जाएगा कि कलर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो कंडीशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कितने होंगे, दो, एक तो डीडी संक्रमण होगा और एक कौन होगा आवेश स्थानांतरण। अब ये देखना है कि ये कॉम्प्लेक्स जो कलर शो कर रहा है वो डीडी संक्रमण में कलर शो कर रहा है या आवेश स्थानांतरण में कलर शो कर रहा है। तो आप लोगों को बता दी कि डीडी संक्रमण है, कोई भी कॉम्प्लेक्स तब कलर शो करता है जब डी के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, और अगर डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी वो कलर शो कर रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा आवेश स्थानांतरण। चलो करते हैं उसके बारे में पता लगाते हैं। तो ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पर टीआई और टीआई के साथ कितने H2 जुड़े हुए 6, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कौन है आपका अष्टफलकीय मतलब ऑक्टाहेड्रल। वो हमें कैसे पता लगा था कि जिसके पास 6 लिगेंड होते हैं उसकी शेप क्या होती है अष्टफलकीय। आप लोगों को खूब पता है कि आपको मैंने पुराने लेक्चरों में बता दी थी कि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मतलब जिनसे मेटल से 4 लिगेंड जुड़े होते हैं, उनकी शेप या तो टेट्राहेड्रल होती है या फिर क्या होती है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कहने का मतलब हुआ मेटल से अगर 6 लिगेंड जुड़े हुए तो उनकी शेप क्या होती है ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय के बारे में तो आपने पढ़ ही लिया क्या कि जब लिगेंड टक्कर मारते मेटल की 5 डी ऑर्बिटल को तो उनका विभाजन हो जाता है, जिनमें T2G तो नीचे वाली रहती है और EG कौन सी रहती है ऊपर वाली, ठीक है ना। आप लोगों को पता है, चलो लगाते हैं पता। तो देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पर H2O कौन है, दुर्बल लिगेंड है, वीक लिगेंड है, आप लोगों को पता है। और लिगेंड कितने अच्छे हैं तो आपको पता है H2O वीक लिगेंड होता है, 6 × 0 करने पर क्या होता है 0, क्योंकि H2O न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पर जो Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है प्लस के 3। Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस के 3। और Ti के जब आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो ऐसे लिखते हो Ar18 3d2 और ये हो गया 4s2, मतलब Ar18 S के पास इलेक्ट्रॉन कितने, अरे टाइटेनियम का 22 ही तो होता है यार, 22 होता है, हो तो गई 22। भाई टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 होता है, 22 होता है। 22 अगर उसका एटॉमिक नंबर होता है तो हो गई ना 18, 2 डी के हो गए, 2 एस के हो गए, 18, 2 20 और 2 कितने होते हैं 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पर टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस के 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो। जब आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किसके निकलेंगे एस के और 1 इलेक्ट्रॉन किसका निकलेगा डी का। कहने का मतलब ये हुआ डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा 1। और मैंने क्या बोली कि कॉन्सेप्ट इसी को बोलते हैं, डी के पास एक भी अनप्रॉड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो फिर कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा डीडी संक्रमण, मतलब यहाँ पर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल आवेश स्थानांतरण नहीं होगा, क्योंकि आवेश स्थानांतरण की कंडीशन क्या बताई थी कि डी के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और डी के पास अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा डीडी संक्रमण। चलो ठीक है, यहाँ पर डी के पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा 1, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर जो Ti+3 के पास जो डी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो कौन है आपका 3d1। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई भाई। 2 तो एस के निकाल दी और 1 किसका निकाल दिया हम लोगों ने डी का निकाल दिया, तो डी के पास 1 है। अब 1 इलेक्ट्रॉन से पता लग गया कि ये कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, तो वो किसकी वजह से शो कर रहा है, आप
किसकी वजह से शो कर रहा है, डी संक्रमण की वजह से। बिल्कुल लग गया ना पता भाई, डी के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उससे पता लग गया कि आवेश स्थानांतरण तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आपका डी संक्रमण मतलब डी ट्रांजिशन। ठीक है ना। अब मैं अगले वाले पे और बताता हूँ आगे। ठीक है ना, तो आप लोग देख लो, देखो सुनो मेरी बात। अब मैं वो ऑर्बिटल शो कर दे, इसको तो मिटा देता हूँ मैं, अरे इसको तो मैं मिटा देता हूँ, ये लो, ये मैंने मिटा दिया, ये लो। ठीक है ना। और अब मैं वो इसकी वो ऑर्बिटल शो कर देता हूँ, वो ऑक्टाहेड्रल में किस तरीका से शो करते हैं। तो आप लोग इस तरीका से तो करते थे, वो डी की कितनी ऑर्बिटल होती थी, 5। ये लो मैंने 5 ऑर्बिटल शो कर दी। डी की कितनी ऑर्बिटल होती है, 5। ठीक है ना। ये लो लिगेंड टकराने के लिए जाए तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्साइटेड, जिनमें Eg की एनर्जी बढ़ जाएगी और T2G की एनर्जी कम हो जाएगी। ये कंडीशन बन गई। इसको क्या बोलते हैं आप, औसत ऊर्जा, मतलब क्या बोलते हो, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा। अच्छा ये 3 किसकी हो गई, T2G की हो गई, T2G कक्षक। और ये 2 कौन सी हो गई आपकी, Eg कक्षक। 2 कौन सी हो गई आपकी, Eg कक्षक। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, Eg कक्षक। चलो ठीक है। अब आप लोगों को पता है यहाँ पर ये लिख दो उत्तेजित अवस्था, पुराने लेक्चरों में सब कुछ अच्छे से करवा रखा है। ठीक है, डी की 5 ऑर्बिटलों को लिख दो, DXY, DYZ, DXZ, DX² टू Y², और ये हो गया आपका DZ²। मतलब ये तो कौन सी ऑर्बिटल हो गई, T2G कक्षक, और ये कौन सी हो गई आपकी, Eg कक्षक, मतलब Eg ऑर्बिटल। ठीक है ना। अच्छा उत्तेजित अवस्था क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। बाकी का आप लोग जानते हो कि एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। चलो ठीक है, यहां तक हमारी बात कर गई। तो इन ऑर्बिटलों को भी लिख देते हैं, देखो DXY, DYZ, DXZ, यहाँ पर लिख दो DX² टू Y², और यहाँ पर लिख दो DZ²। ये आप लोगों को बता दी इसकी एनर्जी कितनी बढ़ती है, 0 + 0.6, या क्या लिखते हो क्या डेल O, या फिर क्या लिखोगे +6 DQ, या करते लिख देना, या +6 DQ। इसकी एनर्जी कितनी घटती है, -0.4 डेल O, या फिर क्या लिख दोगे, या -4 DQ। चलो ठीक है, यहां तक हमारी स्टोरी पहुंच चुकी है। अब आपको बता किस कॉम्प्लेक्स में कलर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, TiH2 का होल 6 + के 3, मतलब यहाँ पर डी के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। आप लोगों को बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार पूरे लेक्चर को फिर बता देता हूं भैया, देखो ध्यान से समझना। मैं ये बोल रहा हूं कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कितने फैक्टर होते हैं, 2। एक तो डी संक्रमण होता है और एक कौन सा होता है, आवेश स्थानांतरण। मतलब एक तो डी ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल होता है और एक कौन होता है, चार्ज ट्रांसफर। मैंने डी संक्रमण की ये कंडीशन बताई थी कि डी के पास अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, डी संक्रमण। लेकिन डी के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, मतलब चार्ज ट्रांसफर। चलो ठीक है। उसके बाद हमने पहला टॉपिक ले लिया डी संक्रमण, और एक एग्जाम्पल लिया था हमने TiH2 होल 6 + के 3। अब ठीक है, हमें पता नहीं कॉम्प्लेक्स कलर शो कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो हमें आगे पता लगेगा। तो आगे पता लगेगा तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, और Ti का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22 होता है। ठीक है ना। इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो आप एक काम करो, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 तो एस के गए और 1 कच का गया डी का। कुल मिलाकर यहाँ पर डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 1। ठीक है ना। जैसे ही हम लोगों को पता लगा कि डी के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो जैसे पता लगा डी के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम लोगों को पता लग गया कि यहां पर जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, डी संक्रमण। चलो ठीक है। अब डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर लिख दिया ना, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब आप लोगों को पता है ये एक इलेक्ट्रॉन भाई, अब लिगेंड ये Ti की 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल ही रही। जैसे ही H2 लिगेंड टक्कर मारता है ना, तो उनका क्या हो जाता है, विभाजन, जो मैंने पहले बता रखा है, स्प्लाइटिंग हो जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाती है, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं, एनर्जी एक्साइटेड हो जाती है। तो क्या होगा, T2G नीचे की ओर चली जाती है, Eg ऊपर की ओर चली जाती है। T2G नीचे की ओर क्यों चली जाती है, Eg ऊपर की ओर क्यों चला जाती है, ये मैंने पुराने लेक्चर में आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करवा रखा है। ठीक है ना, ये बात तो आगे नहीं समझे, अरे पुराने लेक्चर को देख लो, वहां पर सब कुछ बता रखा है कि T2G नीचे क्यों चली जाती है, Eg ऊपर क्यों चली जाती है। ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो आप लोग जानते हो कि जिसकी एनर्जी कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं। तो T2G की एनर्जी कम और Eg की एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो पहले इलेक्ट्रॉन हम किसमें भरेंगे, T2G में। ये लो मैंने T2G में इलेक्ट्रॉन भर दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों ने T2G में इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर ये कॉम्प्लेक्स लिया आप लोगों ने ना, और कौन से रीजन में रख दिया, विजिबल रीजन में। मैं यही बोल रहा हूं, आप दृश्य क्षेत्र में रखोगे, क्योंकि यूवी रीजन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रेस्पॉन्सिबल के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है, विजिबल रीजन। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स को अगर विजिबल रीजन में रखोगे तो वहां से वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद, मतलब एनर्जी अवशोषित करने के बाद वो एक स्पेक्ट्रा देगा, जिसको ही तो आप अवशोषण स्पेक्ट्रा बोलते हो। ये बोल रहा हूं ना, रंग स्पेक्ट्रा, कलर स्पेक्ट्रा, वो इसी को बोलते हैं
कि कलर स्पेक्ट्रा देगा, फिर उस कलर स्पेक्ट्रा का एनालिसिस करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स क्या शो करने लग जाएगा, कलर शो करने लग जाएगा। यही बात समझिए, एक बार फिर सुनिए ना, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैंने उठाया और किस में रख दिया, विजिबल रीजन में रख दिया, मतलब दृश्य क्षेत्र में रख दिया। दृश्य क्षेत्र में ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये एनर्जी ऑब्जर्व करेगा, तो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो ये क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो अब एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, ईजी में चला जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिलेगी तो कॉमन सी बात है वो एक्साइटेड होगा, और T2G का इलेक्ट्रॉन किस में चला जाएगा, ईजी के अंदर चला जाएगा। और जैसे ही T2G का इलेक्ट्रॉन ईजी में जाएगा तुरंत ही वो कॉम्प्लेक्स क्या शो करने लग जाएगा, कलर शो करने लग जाएगा। तो एक बात तो हम लोगों को समझ में आ गई कि कलर के जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन होता है, यहाँ पर DD संक्रमण होता है, और कलर के जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो कौन सा रीजन होता है, अपना विजिबल रीजन होता है, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दृश्य क्षेत्र। यूवी रीजन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता कौन होता है, वो विजिबल रीजन होता है। ठीक है ना। अब सुनो, यहां तक हमारी स्टोरी पहुंच चुकी है। अब सुनो, ये कॉम्प्लेक्स लिया और दृश्य क्षेत्र में रख दिया, मतलब विजिबल रीजन में रख दिया। जैसे ही आप लोगों ने दृश्य क्षेत्र में कहा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाएगा और किस में चला जाएगा, ईजी के अंदर। और इलेक्ट्रॉन को पता है कि T2G और ईजी का जो गैप है वो कम है, क्योंकि आप लोगों को पता है Ti मेटल है और उससे कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है, दुर्बल लिगेंड। H2O वीक लिगेंड होता है, तो वीक लिगेंड की टक्कर आपको बता रखिए वीक होती है, मतलब T2G और ईजी का जो डिफरेंस है वो कम रहेगा। T2G ईजी का अगर डिफरेंस कम रहेगा तो बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आराम से T2G से किस में चला जाएगा, ईजी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पता है कि गैप कम है और मैं इतना एनर्जी मुझे दे रहा है सिस्टम, भाई विजिबल रीजन इतनी एनर्जी मुझे दे रहा है कि मैं आराम से T2G से उछल कर किस में चला जाऊंगा, ईजी में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन T2G से ईजी में जाता है, उस संक्रमण को आप कौन सा बोलते हैं, संक्रमण का मतलब क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। और कौन सा संक्रमण होता है, DD संक्रमण। कैसे होता है अभी दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इसने एनर्जी ऑब्जर्व की, किसने, T2G से, T2G कक्षक से एनर्जी ऑब्जर्व की, और ये इलेक्ट्रॉन आपका किस में चला गया, ईजी कक्षक में। ये रहा आपका इलेक्ट्रॉन। और जैसे T2G कक्षक का इलेक्ट्रॉन ईजी में जाता है वो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, कलर प्रॉपर्टी शो कर लेता है। जो कॉम्प्लेक्स का जो संक्रमण होता है वो कौन होता है, DD संक्रमण। एक बार फिर सुनिए ना, ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन में, मतलब दृश्य क्षेत्र में एनर्जी अवशोषित करेगा। एनर्जी अवशोषित करने के बाद या एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद किसमें चला जाएगा, ईजी में। ईजी में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या शो करेगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा शो करेगा, जिसको आप कलर स्पेक्ट्रा बोलते हो। वहां पर कॉम्प्लेक्स जैसे ही कलर स्पेक्ट्रा शो करेगा उससे पता लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर है। और उस ट्रांजिस्टर को आप क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिस्टर। अब इसको DD ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुना भैया ध्यान से, एक बात बताओ यार, डी की कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं, 5 ऑर्बिटल होती हैं, जिनमें 3 तो कौन होती हैं, T2G, और 2 कौन होती है, ईजी। तो मुझे एक बात बता, T2G के इलेक्ट्रॉन किस में गया, ईजी में, तो T2G भी D की ऑर्बिटल है और ईजी भी D की ऑर्बिटल है, मतलब D के इलेक्ट्रॉन D में ही तो गया, और D का इलेक्ट्रॉन D में जाने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, DD संक्रमण, मतलब DD ट्रांजिस्टर। मेरी बात समझ में आई नहीं आई, एक बार फिर सुन लेना भाई। D की 5 ऑर्बिटल होती है, जिनमें 3 तो T2G की होती है और 2 ऑर्बिटल किसकी होती है, ईजी की। मतलब 3 ऑर्बिटल तो किसकी होती है, T2G की, और 2 ऑर्बिटल किसकी होती है, ईजी की। ठीक है ना। फिर आप लोग ऐसे बोलेंगे T2G के इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, ईजी में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है, तो T2G के इलेक्ट्रॉन उछलकर किस में चला जाएगा, ईजी में। अब आपको पता है T2G भी D की ऑर्बिटल है और ईजी भी D की ऑर्बिटल है, मतलब D का इलेक्ट्रॉन D में ही तो गया है, तो D का इलेक्ट्रॉन D में जाने की वजह से उसको क्या बोलते हैं, DD संक्रमण। संक्रमण का मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। तो एक अवस्था से कौन सी होगा, T2G, और एक अवस्था कौन सी होगा, ईजी। इसी को DD संक्रमण बोलते हो आप लोग, इसी को DD ट्रांजिस्टर बोलते हो। आगे नहीं मेरी बात समझे। और ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये अवशोषण स्पेक्ट्रा शो करेंगे, और अवशोषण स्पेक्ट्रा बोल दो, रंग स्पेक्ट्रा बोल दो, कलर स्पेक्ट्रा बोल दो, वो कॉम्प्लेक्स के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये होता है आपका DD संक्रमण। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो एक बार पूरे लेक्चर को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। मैंने ये बोला है कि DD संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कंडीशन बताई कि D के पास कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। D के पास अगर एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, DD संक्रमण। चलो ठीक है। फिर मैंने DD संक्रमण को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किसका एग्जांपल लिया था, TiH2 होल से +3। आपको तो यहाँ पर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, मतलब D के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, 1। हमें पता लग गया कि D के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, D के पास 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना। D के पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है D के पास।
डी के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इससे पता लग गया कि आवेश स्थानांतरण तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, डी संक्रमण होगा। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। फिर हम लोगों ने क्या किया था कि TiH2 में जो डी के पास एक इलेक्ट्रॉन था वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ठीक है ना। फिर ये कॉम्प्लेक्स अब आपको पता है यहाँ पर शो, फिर Ti की 5 ऑर्बिटलों से H2 टक्कर मारने के लिए आएगा। जैसे ही H2 टक्कर मारेगा तो उनकी कक्षकों का क्या हो जाता है, विभाजन, जिनमें T2G नीचे की ओर हो जाती है और Eg ऊपर की ओर रह जाती है। फिर जो उसका एक इलेक्ट्रॉन है ना, उसको मैंने किस में भर दिया, T2G में। इसका भी रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है उसको उसमें इलेक्ट्रॉन हम पहले भरते हैं, क्योंकि आपको पता है एनर्जी नीचे से ऊपर जाने पर बढ़ती है। तो कॉमन सी बात है, इसकी एनर्जी कम है और ऊपर वाली की एनर्जी ज्यादा है, और हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरते हैं, जिसकी एनर्जी कम होती है। मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया ना T2G में इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने ये कॉम्प्लेक्स लिया उठाया और इस कॉम्प्लेक्स को मैंने रख दिया दृश्य क्षेत्र में, मतलब विजिबल रीजन में। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स को दृश्य क्षेत्र में रखा तो ये कॉम्प्लेक्स वहां पर जाकर ऊर्जा अवशोषित करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे वो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड हो जाएगा T2G से और किस में चला जाएगा, Eg में। और जैसे T2G का इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, dd ट्रांजिशन, क्योंकि आपको पता है T2G भी d की ऑर्बिटल और Eg की भी d की ऑर्बिटल है, मतलब d का इलेक्ट्रॉन d में ही तो गया है, तभी तो उसको बोलते हैं dd संक्रमण, मतलब इसको क्या बोले, dd संक्रमण। आगे ना आप लोगों के बात समझ में, इसको क्या बोले हम, dd संक्रमण, क्या बोले इसको, dd संक्रमण। आगे ने आप लोगों को बात समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बात मैंने किसकी कर ली, dd संक्रमण की, मतलब dd ट्रांजिस्टर की। तो यहां तक तो मैं बात मानता हूँ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कलर के लिए कलर प्रॉपर्टीज का पूरा क्वेश्चन पूछ ले 5 या 6 नंबर का, तो बिल्कुल आपको दोनों फैक्टर शो करने पड़ेंगे। पहले dd संक्रमण को एक्सप्लेन करना, उसके बाद में चार्ज ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो dd संक्रमण तो मैं मानता हूं आप लोगों को समझ में आ गए। वैसे भी ऑफलाइन क्लासों में BSc सेकंड ईयर में पढ़ाया था, BSc सेकंड ईयर के नोट्स चेक करके देखो आप लोग, जो स्टूडेंट मेरे ऑफलाइन क्लासों में पढ़े, वहां पर मैंने dd संक्रमण के बारे में भी बात कर रखी है और मैंने आवेश स्थानांतरण के बारे में बात कर रखी है, इसलिए ये टॉपिक आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी का जो स्टूडेंट नहीं है वो अब देख लो भाई, जो स्टूडेंट नए हैं, जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, वो बिल्कुल आराम से देख लो। इसको बोलते हैं dd संक्रमण, इतने दिनों से रट्टा मार रखा है dd संक्रमण, dd संक्रमण, dd संक्रमण, बस dd संक्रमण होता क्या है वो इसको बोलते हैं dd संक्रमण। d का इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, d में, इसीलिए उसको dd संक्रमण बोलते हैं, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे नहीं बात समझ में, तो dd संक्रमण आप लोगों को समझ में आ गई। अब मैं बात कर लेता हूं आवेश स्थानांतरण की, मतलब चार्ज और ट्रांसफर की। तो चलो कर लेते हैं आवेश स्थानांतरण की, और आवेश स्थानांतरण की बात करते ही अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा, कलर प्रॉपर्टीज का। एग्जाम में क्वेश्चन आ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, कलर प्रॉपर्टीज का क्या फर्क पड़ता है, सारी चीजें आती हैं हम लोगों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलो ठीक है, करते हैं उसकी बात। किसकी बात करते हैं, आवेश स्थानांतरण। चलो कर लो उसकी बात। कलर के लिए जो दूसरा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, मतलब चार्ज ट्रांसफर। आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर। चलो कर लो बात। देखो दूसरा फैक्टर है उसका आवेश स्थानांतरण। आवेश स्थानांतरण, आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आवेश स्थानांतरण की अभी मैंने आप लोगों को कंडीशन बोली थी, क्या कंडीशन बोली थी, कि अगर डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है और मेटल पर 5, 6 और 7 चार्ज प्रेजेंट है, तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फिर डी संक्रमण नहीं होगा। फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, चार्ज ट्रांसफर। कैसे होगा, मैं अभी आप लोगों के लिए 2-4 एग्जांपल ले लेता हूं, उससे हम फिर पता लगाएंगे कि यार यहाँ पर डी संक्रमण हो रहा है क्या आवेश स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से लेंगे, ठीक है। तो चलो कर लेते हैं मैं बात। तो 4 एग्जाम्पल ले रहा हूं। एक तो ले लिया मैंने आप लोगों के लिए KMnO4, एक तो मैंने ले लिया KMnO4, एक ले लिया मैंने K2Cr2O7, चलो ठीक है। एक ले लिया मैंने कौन सा, B2O5, ठीक है ना, एक B2O5 ले लिया, और एक मैंने कौन ले लिया, TiO2, ठीक है ना। इन चारों के अंदर मुझे ये देखना है कि कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर यहां पर डी संक्रमण है का आवेश स्थानांतरण है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आवेश स्थानांतरण की मैंने क्या कंडीशन बोली है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 0, और 0 होने के साथ मेटल पर चार्ज होना चाहिए 5, 6 और 7।
अगर ये कंडीशन दोनों को फॉलो कर रहा है, ध्यान रखना है दोनों कंडीशनों को अगर मेटल फॉलो कर रही है तो कलर के लिए फिर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर डी संक्रमण नहीं होगा, फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण। तो एक काम करते हैं, पहले हम चारों का चार्ज देख लेते हैं। चार्ज का मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ठीक है ना। तो आप लोग मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। तो चलो पहले से शुरुआत करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं जानते, तो ऐसा नहीं कि एक्स की वैल्यू रख रहे हो और भैया गुना भाग करना चालू और परेशान हो रहे, पसीना आ रहा है, ऐसे नहीं। आप लोगों को बिल्कुल स्मार्ट तरीका आना चाहिए, शकल देख के ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। और शकल देख के कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं मैं आप लोगों के लिए बताता हूं, ठीक है ना। जिस स्टूडेंट को रट्टा मारने का ज्यादा शौक है ना, बिल्कुल आप लोग एक्स की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू रख के निकाल सकते हो, ठीक है ना। वो एग्जाम थ्योरेटिकल एग्जाम हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करनी है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको शो करनी आनी चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू रख के तो कोई भी निकाल देगा, एक्स की वैल्यू रख के तो कोई भी निकाल देगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। हम नहीं चाहते कि हमें टाइम लगे, ठीक है ना, हम नहीं चाहते कि हमें टाइम लगे। तो चलो स्मार्ट तरीका कैसे यूज करते हैं, इधर देखो। देखो भाई, यहां पर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, एमएन की निकालनी है, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकालनी है, एमएन की निकालनी है। एमएन की क्यों निकाल रहा हूं, अरे भाई मेटल की निकालनी है मुझे, तो एमएन डी किसका एलिमेंट होता है, डी का होता है, उसी की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कौन सी बात है, उसी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। चलो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना, तो आसपास वाले चार्ज देख लो। आसपास वाले चार्ज आपको पता है, एमएन से पोटेशियम जुड़ा, पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, प्लस के वन। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस के वन। और उसी एमएन से कौन जुड़ा है, इधर ऑक्सीजन जुड़ा है। आपको पता है एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, माइनस के दो। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, माइनस के दो। तो 4 ऑक्सीजन पे कितने हो गए, माइनस के 8, भाई माइनस 8 हो गए। भाई एक पोटेशियम पे कितना चार्ज हो गया, प्लस के 1, और 4 ऑक्सीजन पे कितने चार्ज हो गए, एक पे -2 होता है तो 4 पे कितने हो गए, माइनस के 8। अब सुनो मेरी बात, एक बात बताओ, माइनस के 8 और ये कौन होगा, प्लस का 1, कैंसिल आउट कर दो तो क्या बचा, माइनस के 7। जो मेटल पर जाती है वो किसका हो जाएगा, प्लस के 7। कहने का मतलब है यहाँ पर जो एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, प्लस के 7। आप लोगों को पता है, क्या पता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव में नहीं आती, इसलिए वहां पर मैंने क्या लिख लिया, Mn+7। मतलब मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट किस में आती है, ज्यादातर केसों में पॉजिटिव में। मेरी बात समझ में आ गई, एक बार फिर देख लो भैया। मैंने बोला एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, तो मैंने आसपास वाले के पास चार्ज देखा। आसपास वाले कौन है, इधर कौन है, पोटेशियम। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस के 1, चलो देख लिया। फिर मुझे पता लगा ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, माइनस के 2। फिर मैं कैंसिल आउट करता हूं, भाई इसके प्लस के 1 और इधर माइनस के 8 हो गए, -8 भाई 4 ऑक्सीजन पे -8 ही तो होंगे, एक पे 2 होंगे तो, ठीक है ना। फिर कितने बजे कैंसिल आउट करोगे तो माइनस के 7, जो मेटल पे जाती है किसको हो जाएगा, प्लस के 7, ठीक है ना। तो यहाँ पर एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 7। चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ K2Cr2O7 की। किसकी बात कर लेता हूँ, K2Cr2O7 की। तो यहाँ पर K2Cr2O7 में मुझे किसकी निकालनी है, Cr की निकालनी है, क्योंकि हम ट्रांजिस्टर एलिमेंटों की निकालें। तो देखो वहां पर Mn था ट्रांजिस्टर एलिमेंट, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर एलिमेंट कौन होगा, Cr। ट्रांजिस्टर एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, फिर वही कंडीशन आसपास वाले के निकाल लेते हैं। एक पोटेशियम पे कितना होता है, प्लस के 1, तो 2 पोटेशियम पे इस पर चार्ज कितने हो गए, प्लस के 2, ठीक है। एक ऑक्सीजन पर माइनस के 2 होता है तो 7 पर कितने हो गए, माइनस के 14। कितने हो गए, 7 पर माइनस के 14 हो गए। कैंसिल आउट कर दो, कितने बचे, माइनस के 12। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मेटल कितनी थी, 1, और यहाँ पर मेटल कितनी है, 2। इसका मतलब यहाँ पर तो x माना था और यहाँ पर क्या माना है, 2x, क्योंकि मेटल 2 है तो 2 का भाग लगा दो। -12 में 2 का भाग लगाओगे तो -6 बचे, जो मेटल पर जाती किस हो जाएंगे, प्लस के 6। तो यहाँ पर Cr की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, प्लस के 6। चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ B2O5 की। तो देखो वेनेडियम है, ठीक है, वेनेडियम है। फिर वही बात करते हैं, वेनेडियम कितने हैं, 2, तो x नहीं, यहाँ पर 2x है। भाई एक मेटल है तो उसका x मानते हैं, और 2 मेटल है तो उसका क्या मानते हैं, 2x मानते हैं। तो एक ऑक्सीजन पर माइनस के 2 होता है तो 5 पर कितने होंगे, माइनस के 10। कितने हो गए, माइनस के 10 हो गए, ठीक है ना। 2 का भाग लगा दो, कितने बचे, माइनस के 5, जो मेटल पर जाती किसको हो जाएंगे, प्लस के 5। मतलब यहाँ पर जो Br की बी की ऑक्सीडेशन स्टेट है वेनेडियम की, वो कितनी है, प्लस के 5। चलो ठीक है। अब मैं बात करता हूँ TiO2 की। तो ये सिंपल है, x मानोगे क्योंकि Ti एक ही मेटल है। 1 पर माइनस के 2 होता है तो 2 पर कितने होंगे, माइनस के 4, जो मेटल पर जाती किसको हो जाएंगे, प्लस के 4। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर Ti की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 4। और अब जितना भी फोकस है पूरा मेरे ऊपर कर देना। एक बात बताओ मुझे यार, ध्यान से समझना, यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 7, ठीक है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस के 7। तो कंडीशन फॉलो करना चालू करते हैं। तो आप लोग कंडीशन देखते हो कि पहली कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है। Mmn क्या बोली थी कि मेटल पर 5, 6 और 7 चार्ज प्रेजेंट है और D के पास इलेक्ट्रॉन 0 प्रेजेंट है, तो डी संक्रमण कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा चार्ज ट्रांसफर। कैसे होगा, इधर देख लो। मैं बात करता हूं इसकी। तो पहली कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है, यहाँ पर Mn पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। M का मतलब क्या होता है, मेटल, ठीक है, पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब ये बत्ती का देख लेते हैं, इसके बाद डी में इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो
आप लोगों को पता है Mn का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही तो लिखते हो आप, Mn का यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो मैं Mn का यहाँ पर लिख देता हूँ, Mn ऐसे ही तो लिखते हो Ar18 3d5 और ये क्या हो गया 4s2, 3d5 और ये क्या हो गया 4s2। अब आपको पता है यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस के 7। अब मुझे एक बात बताऊं 7 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 तो किसके गए S के और 5 किसके गए D के, इसका मतलब D के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 0। और ये बात हम लोगों को समझ में आ गया कि जैसे D के पास इलेक्ट्रॉन 0 बचे तो फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, या आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर, क्योंकि दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। मेटल पर चार्ज कितने हैं प्लस के 7 और मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा और बहुत ही ज्यादा डार्क कलर शो करेगा, क्योंकि आपको पता है जो ट्रांजिस्टर एलिमेंट होते हैं उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है प्लस के 7। प्लस के 7 के बाद वो ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। और आपको ये भी पता है कि पूरे ट्रांजिस्टर एलिमेंटों में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट Mn ही शो करता है, जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस के 7। तो कॉमन सी बात है उसका कलर कैसा आएगा, बहुत ही ज्यादा डार्क का मतलब बहुत ही ज्यादा उसका गहरा कलर आएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कलर शो करेगा और कौन सी कंडीशन में कलर शो करेगा, आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर में, क्योंकि वो दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, वो दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है यार, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है, बहुत ज्यादा, कूलर और पंखा दोनों बंद है, ठीक है ना, तो गर्मी तो पड़नी है। अब आपको पता है हम लोग इतनी प्रॉब्लम रहे कि अभी तुम लोगों के लेक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं फिर भी तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, तो गलत बात है ना भाई। आप लोग पता है हम लोग इतनी परेशानी झेलने के बाद भी आप लोगों को सामने क्लासों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लासों को लेकर आते हैं, क्या तकलीफ नहीं हो रही है? तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, इस वक्त इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मुझे पता है क्या बीत रही है मेरे से, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम इतनी प्रॉब्लम झेल सकते हैं, देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, अब हम इतनी प्रॉब्लम झेल सकते हैं तो तुम पढ़ाई तो कर सकते हो। तुम्हारा तो कूलर पंखा सारी चीज चल रही है, और मेरा लेक्चर तो ऐसा है कि अगर कूलर पंखा सबको चला दो और उसके बाद वीडियो को चलाकर छोड़ दो तो बिल्कुल तब भी आपको आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना। लीड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे जाती है, ठीक है ना। इसलिए बोला भाई आप लोग पढ़ाई चालू करो, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉब्लम हर चीज में होती है भाई। प्रॉब्लम तो आप लोगों को पता है। अब आप लोग देख रहे हो आज हम ऑनलाइन क्लासों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन की क्या जरूरत थी, अगर ये कोरोना नहीं होता तो कॉमन सी बात है सारी क्लासेज ऑफलाइन होती, तो ठीक है ना। तो चीजों को कंडीशनों को हैंडल करना सीखो। हर कंडीशन आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ अपोजिट भी होती है, तो जो कंडीशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाला करो। ऐसा नहीं कि बस हमको तो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए सब कुछ, ऐसा तो नहीं होता यार, तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तुम तो पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, ठीक है ना। तो ये क्या पॉसिबल होता है कि सारी चीजें नहीं होती हैं, सारी चीजें पॉसिबल, ठीक है ना। तो जो अपने आप को कंडीशनों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं वो बिल्कुल वो सक्सेस होते हैं, अपने आप को कंडीशनों के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। जब आपके अकॉर्डिंग कंडीशन होती है तो अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया, और जब कंडीशन अपने अकॉर्डिंग नहीं होती तो उसके अकॉर्डिंग ढाल लिया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई चालू करो। बहुत से तो ये है कि मैं तो जब पढ़ाई चालू करूंगा सर जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी। अरे भैया ऑफलाइन का क्या भरोसा, क्या पता ऑफलाइन खिसकते खिसकते दिसंबर जनवरी तक जा पहुंचा, फिर उसके बाद करेगा जय श्री गणेश, आज से पढ़ाई करूंगा जय श्री गणेशायनम और फिर पढ़ाई चालू। अरे भाई फिर कितना सा टाइम बचा, इसके बजाय तो पढ़ाई अभी से चालू कर दो आप लोग। फिलहाल जो समझदार स्टूडेंट है जो पूरी तस्वीर देख ले कि भाई क्या होने वाला है, उन्होंने तो पढ़ाई स्टार्ट कर दी, और बाकी के जो इस चक्कर में बैठे कि नहीं मैं तो ऑफलाइन में करूं, क्या पता आपकी बार ऑफलाइन स्टार्ट ही नहीं हुए, पूरे का पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, तब तो आपको पढ़ाई तो करनी है भाई। आपको पता है पढ़ाई अब नहीं करोगे, अक्टूबर में नहीं करोगे, नवंबर में करोगे, दिसंबर में करोगे, जनवरी में करोगे, फरवरी में करोगे, पढ़ाई तो करनी है आप लोगों को। जो काम आपको एक न एक दिन करना ही है तो उसकी शुरुआत कर दो ना आप लोग। क्या एक एग्जाम से 1 महीना पहले देख रहे हो फिर पढ़ाई को, फिर इधर उधर किसी के इससे नोट्स मांग रहे हो उससे नोट्स मांग रहे हो, क्या मतलब निकलेगा उसका। फिर ये बोलेंगे सर जैसे अभी हमारी जैसे मेरी फीस अभी मैंने 2500 कर रखी है, अब एक बात है कोई फरवरी में बच्चा आ रहा है फिर वो बोल रहा है कि सर मेरे से 2500 क्या 10,000 ले लो लेकिन कोर्स करवा दो। अरे तो भाई तू पहले ही सोच लेता, तू आज 10,000 देने को तैयार है तो पहले वो 2500 में कर लेता तू, जे कम से कम वो सारी चीजें क्लियर हो जाती तेरी। आज तुझे यहाँ पर कोई नौबत ही नहीं आती कि आज तू 10,000 देने को तैयार हो रहा है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को आप पढ़े लिखे हो, बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, हर चीज को जानते हो समझते हो, आप लोगों को पूरी तस्वीर दिखाई दे रही है क्या हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई चालू कर दो। जो स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं मैं बता देता हूं भैया, जो पढ़ाई कर रहे हैं वास्तव में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी के ये देख लेते हैं, आज चेक कर लेते हैं सर कैसा पढ़ा रहे हैं, देख लेते हैं सर का लेक्चर किस तरीका से पढ़ा रहे हैं, किस तरीका से नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर 1 महीना बाद देखेंगे, फिर 1 महीना बाद फिर चेक करने आ गए, फिर बाद में देखेंगे यार, फिर बाद ही बात के चक्कर में फिर एग्जाम सामने होती है, फिर इधर से पोथी पन्ने को इकट्ठा करके फिर पढ़ाई चालू करते हैं और पूरे पोथी पन्ने को निकाल के सामने रख लेते हैं जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ाई करने वाला यही हो, ठीक है ना। तो वो नौबत ना आए,
लास्ट में तो ऐसा होना चाहिए। ये देखा टॉपिक, ये डीडिट संक्रमण, डीडिट ट्रांजिशन, ये लो भैया क्लियर क्लियर क्लियर, ऐसा होना चाहिए। लास्ट में तो पेज चेंज करने इस तरीका से क्लियर 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 लगा लो, हमारी एकदम क्या फर्क पड़ता है हम लोगों को। इसलिए बोल रहा हूँ पढ़ाई जिन लोगों ने चालू नहीं की वो पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। चलो ठीक है, समझ गए होंगे क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, कॉलेज लेवल के स्टूडेंट है, इतना तो समझ ही जाते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ाई जिन लोगों ने चालू नहीं की भाई वो पढ़ाई चालू करो, ठीक है। अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रखी है मैंने पूरा, क्योंकि एमएन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7 और इस पे डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। इसका मतलब ये कलर शो करेगा और ये बहुत ही ज्यादा डार्क कलर शो करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एमएन ही शो करता है, वो कितनी करता है +7। चलो ये बात हमारे समझ में आ गई। चलो सर ये बात आ गई कि ये कलर शो करेगा और कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, चार्ज ट्रांसफर। चलो ठीक है, आपके K2Cr2O7 की बात करें तो K2Cr2O7 में भी वो कंडीशन होती है। आपको पता Cr का कैसे लिखते हो, Cr का 24 होता है, 24 को ऐसे तो लिखते हो Ar18 3D क्या हो गया, 3D हो गया आपका, कितना हो गया 3D4 और ये 3D4 और ये हो गया 4s2। इसका मतलब 4 और 2 कितने होते हैं 6 और Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। इसका मतलब यहां पर भी D के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, D के पास इलेक्ट्रॉन कितनी है 0 और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। इसका मतलब ये भी कलर शो करेगा और कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा यहाँ पर भी कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, क्योंकि ये भी दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं हम बी की। बी कौन होता है, वेनेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, मतलब 23 होता है। तो बी वेनेडियम का कैसे लिखते हो, Ar18 क्या लिखते हो Ar18 और ये हो गया 3D3 और ये हो गया 4s2 हो गए ना। 18 और 2 20 और 3 कितने होते हैं 23 होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है किसकी है 5 है, 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 5 को बाहर निकाल दो, 5 को बाहर निकालने के बाद डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे 0, मतलब ये कॉन्फिगरेशन क्या बचे 3D0 कॉन्फिगरेशन। अगर 3D के पास 0 इलेक्ट्रॉन है और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बी पे कितनी है 5, इसका मतलब ये भी कलर शो करेगा और कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण, क्योंकि ये भी दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। मेटल पर चार्ज कितना है 5 है और डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, मतलब ये कलर को शो करेगा और कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, वो आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर। चलो ठीक है, अब हमारा लास्ट एंड फाइनल बच गया और लास्ट एंड फाइनल वाला कौन है, TiO2। सुनो मेरी बात, TiO2 में एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है और एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले ही बता दी कि दोनों कंडीशनों में से अगर कोई एक कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो ध्यान में रखना फिर कलर के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल तभी माना जाएगा जब डी के पास इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तो डी संक्रमण होगा और डी के पास अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर मेटल के पास चार्ज कितना होना चाहिए 5, 6 और 7। तो चलो इसके बाद देखते हैं। तो चार्ज तो इसके पास 4 है, चार्ज तो कितना 4 और मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन है भाई टाइटेनियम का कितना होता है 22 होता है। तो ऐसे क्यों लिखते हो Ar18 और यहाँ पर क्या लिखोगे 3D2 और ये क्या हो गया 4s2। तो 18 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 तो किसके गए डी के और 2 किसके गए एस के, मतलब यहाँ पर जो डी के पास इलेक्ट्रॉन क्या बचे 0। अब सुनो यहाँ पर ये एक कंडीशन को तो फॉलो कर रहा है, कौन सी कंडीशन को, कि डी के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0। आपको पता है डी के पास इलेक्ट्रॉन 0 है लेकिन मेटल के पास चार्ज कितना है 4 और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर दोनों कंडीशनों में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो फिर वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। जो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कॉमन सी बात, वो क्या होगा, कलरलेस, रंगहीन। इसका मतलब ये निकला कि ये कलर शो करेगा क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन 0 है और मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +7। चलो ठीक है, ये भी कलर शो करेगा क्योंकि डी के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 0 और मेटल पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6। चलो अच्छी बात है। उसके बाद ये भी कलर शो करेगा क्योंकि मेटल के पास ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +5 और डी के पास इलेक्ट्रॉन कितना है 0। चलो ठीक है, लेकिन ये वाला कलर शो नहीं करेगा, ये रंगहीन होगा, कलरलेस होगा, क्योंकि ये एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है दूसरी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन तो 0 है लेकिन चार्ज उसके पास कितना है +4, जबकि कंडीशन क्या बात बताई थी कि मेटल के पास चार्ज होना चाहिए वो +5, 6 और 7 होना चाहिए। ये कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो ही वो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा और कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण। तो कुल मिलाकर आज के लेक्चर में आपकी कलर प्रॉपर्टी मैंने बहुत बढ़िया तरीका से एक्सप्लेन कर दी। एक बार पूरे लेक्चर को कम वर्डों में फिर बता देता हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब आपको बता लास्ट में तो एक बार बोलना ही है, ठीक है ना। मैं लास्ट में क्यों बोलता हूं कि मेरे दिल को शांति मिल जाए, मेरे दिल को शांति ये मिल जाए कि आप पूरा एक्सप्लेन कर दिया और लास्ट में कम वर्डों में और बता दिया, जिससे कि स्टूडेंट लास्ट में उसका 100 बातन की एक बात सुने। अब इस वक्त मैं बता रहा हूँ 100 बातन की एक बात बता रहा हूँ। अब तक तो मैंने आपको पूरा डिटेल से समझा दिया, पूरा डिटेल से समझा दिया। अब पूरे टॉपिक का 100 बातन की एक बात बता
देता हूँ। सौभातन की एक बात का मतलब होता है टॉपिक को बहुत ही कम शब्दों में समझाना। तो देखो सुनो, मैंने दूसरा फैक्टर लिया था, आपको पता सीएफटी के एप्लीकेशन चले, सीएफटी के एप्लीकेशन के अंदर जो मैंने दूसरा फैक्टर लिया था वो कौन सा लिया था, कलर प्रॉपर्टी। भाई पहला फैक्टर तो कौन था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरा कौन सा, कलर प्रॉपर्टी। मतलब कॉम्प्लेक्स हो गए कलर प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टीज मतलब रंग गुण के लिए कॉम्प्लेक्स के कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, दो। एक तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होता है, डीडी संक्रमण, और एक कौन होता है, आवेश स्थानांतरण। डीडी संक्रमण की ये कंडीशन होती है कि डी के पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर डी के पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, डीडी संक्रमण। लेकिन डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और फिर भी कलर शो कर रहा है तो फिर कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन होगा, आवेश स्थानांतरण मतलब चार्ज ट्रांसफर, ठीक है ना। और उसमें भी कंडीशन फुल होती है, क्या जो डी के पास इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर डी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुआ तो फिर आवेश स्थानांतरण नहीं होगा, फिर डीडी संक्रमण होगा। तो ठीक है ना, तो आवेश स्थानांतरण की कंडीशन क्या है कि डी के पास इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, जीरो, और मेटल पर चार्ज होना चाहिए 5, 6 और 7। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई तो इसका मतलब वो कलर शो करेगा, और कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो कौन होगा, आवेश स्थानांतरण। ये पूरी कलर प्रॉपर्टीज की आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है ना। और हाँ, कॉम्प्लेक्स कौन से रीजन में कलर शो करते हैं, कॉम्प्लेक्स जिस रीजन में कलर शो करते हैं उस रीजन को बोलते हैं दृश्य क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। यूवी रीजन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, जिसको हिंदी में आप पराबैंगनी क्षेत्र बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा था कि कलर के लिए कितने रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, 2 रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं, एक तो डीडी संक्रमण होता है और एक आवेश स्थानांतरण होता है। आप लोगों के लिए पूरी कंडीशन फॉलो करके बता दी कि किन कंडीशनों में तो डीडी संक्रमण होगा और किन कंडीशनों में आवेश स्थानांतरण होगा। चलो ठीक है, अब आप लोगों को पता है यहाँ पर जो सीएफटी की एप्लीकेशन है, 2 एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। आज के लेक्चर में मैंने कलर प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दिया और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने किसको बता दिया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सीएफटी की हमने कितनी एप्लीकेशन कर ली, 2। पहली एप्लीकेशन कौन सी थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था सीएफटी ने, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि सीएफटी ने किसको एक्सप्लेन कर दिया, कलर प्रॉपर्टीज को। अब जो तीसरी एप्लीकेशन आएगी उसमें जो सीएफटी थ्योरी है वो उसको एक्सप्लेन करेगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स में सीएफएसई की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा को कॉम्प्लेक्सों में किस तरीके से निकालते हैं। तो आने वाले लेक्चर में तो आप लोगों को पता है, अब तक जो भी क्लास लगी है मैं उसको लिखवा दूंगा, आपको पता है आने वाले लेक्चर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लिखवा दूंगा मैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लिखवा दूंगा और कलर प्रॉपर्टीज को लिखवा दूंगा, ठीक है ना। और उससे आगे आने वाले लेक्चरों में जितने भी कॉम्प्लेक्स है उसमें सीएफएसई की वैल्यू काउंट करना बता दूंगा कि सीएफएसई की वैल्यू कॉम्प्लेक्सों में किस तरीके से काउंट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सीएफटी की लिमिटेशन करवा देंगे और 1-2 टॉपिक और है, ठीक है, क्योंकि आपको पता सीएफटी की अगर खूबी है तो भाई कुछ न कुछ तो कमजोरी होंगी, कमजोरी इनको हम क्या बोलते हैं, सीमाएं बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हो, लिमिटेशन बोलते हो, ठीक है ना। तो सीएफटी की हम लिमिटेशन बता देंगे, उसके बाद 1-2 टॉपिक और है, उन टॉपिकों को क्लियर करवाने के साथ ये यूनिट आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट। आपको लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा। यूनिवर्सिटी की 5 साल की प्रॉब्लम है, आप आराम से देख लेना, सीधे सीधे 5 साल की, आप तो इसको भी काउंट कर लो। 2015 की बता दूंगा, 16, 17, 18, 19 और 20, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्ड ईयर की एग्जाम लग चुकी है, थर्ड ईयर की एग्जाम लग चुकी है, तो जो भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछे वो मैं सब बता दूंगा। तो कुल मिलाकर 2015 से 2020 तक की जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व करवा दूंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको जवाब कैसे देना है, ठीक है ना। बिल्कुल नो धड़क होगा, बिल्कुल बिंदास होकर पढ़ाई करो, ठीक है ना। केमिस्ट्री नाम से तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, केमिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों को। तो बस केमिस्ट्री को आध घंटा जितना भी आपसे लगे वो दे दो, बाकी को और सब्जेक्टों को दो, लास्ट में नंबर देख लेना किसमें ज्यादा आते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ सारे स्टूडेंटों से, केमिस्ट्री को और सब्जेक्टों की कंपेयर में आप कम दे दो टाइम, जैसे सब्जेक्टों को 2-2 घंटा दे दो, 3-3 घंटा दे दो, केमिस्ट्री को आप आध घंटा दे दो, कभी कभी 1 घंटा दे दो, ठीक है ना। इससे ज्यादा टाइम मत दो, रोजाना रेगुलर केमिस्ट्री को आधे घंटा दे दो, लास्ट में आप नंबर देख लेना कि और सब्जेक्टों में ज्यादा नंबर आते हैं, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर आते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोग जानते हो ये चीज अच्छी तरीके से, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो भी जानते हैं, जो स्टूडेंट पढ़ के निकल गए वो भी जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर उनको पता है कि केमिस्ट्री में ही आएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर, बिल्कुल बिंदास होकर आराम से पढ़ाई कीजिए और केमिस्ट्री की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, ठीक है ना। आप लोग मेरे से जितने भी स्टूडेंट हैं, नए पुराने, वो सब जुड़ते चलो, ठीक है ना। जब भी ऐप पर आऊंगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, ऐप पर आते ही तुरंत ही जुड़ जाना। मैं बार बार मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ आप लोगों से कि ये मत सोचने लग जाना कि यार रुपया मैं इतना नहीं ले रहा हूँ कि आपको देने में प्रॉब्लम आए। आपको ऐसा नहीं कि मैं इतना आप लोगों से हजारों रुपया ले रहा हूँ, मैं मेरी तीनों पेपरों की फीस मैंने प्रेजेंट टाइम की बता रहा हूँ, कितनी रखी है, 2500। जो 2500 शायद मुझे लगता है तुम्हारे
रूम रेंट से भी क्या होती है, कम होती है। काफी स्टूडेंट तो 2500 से ज्यादा ही रूम रेंट दे रहे हो। अच्छा, रूम रेंट किसके बेस पे दे रहे हो भाई? रूम रेंट आप किसके लिए दे रहे हो? पढ़ाई के लिए ही तो दे रहे हो। और फिर वो भी ना हो तो फिर मतलब ही क्या होगा भाई? एक चीज आप सोच के देखो कि अगर आप जहां पर भी रह रहे हो, जहां पर भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वो उसका मकसद एक ही तो है कि पढ़ाई के पीछे तो रूम रेंट और जो भी चीज दे रहे हो पढ़ाई के पीछे ही तो दे रहे हो, और फिर वो भी ना हो तो फिर मतलब ही क्या हुआ आप लोगों का? ठीक है ना? तो इस चीज को दिमाग मत लगाना कि सर फीस है और हम तो नहीं दे रहे, ये नहीं करें। देखो आप लोग जानते हो कि यार अगर हम चीजों को रिप्रेजेंट करें तो कुछ हमें भी जरूरत होती है। आप लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हो। फ्री में तो आप लोगों को पता कोई पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है ना? तो आप लोग थोड़ा बहुत हम लोगों को चार्ज करोगे तो बहुत एनर्जी आएगी हम लोगों के अंदर, ठीक है ना? इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर जब भी मैं ऐप की घोषणा कर दूं कि भाई ऐप आ चुका है, स्टूडेंट जुड़ जा, तो बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल्कुल जुड़ जाना। आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों को पता आज नहीं तो कल फिर जुड़ना है आप लोगों को। क्योंकि जैसे जैसे दिमाग पर प्रेशर पड़ना चालू होगा ना, सब्जेक्ट का प्रेशर पड़ता जाएगा, तो बाद में जब स्टूडेंट सोचता है कि यार नहीं हो रही है क्लियर, तो चलो कोचिंग ही कर लेते हैं, फिर सोचता है कोचिंग करते वक्त कि यार इस चीज को मैं पहले ही कर लेता तो बढ़िया रहता, क्योंकि मुझे तो आज भी करनी पड़ रही, तो उसके बाद आप पहले कर लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन का मतलब ये कि कोई जनवरी में कोचिंग करने बैठ रहा है तो एक बात होता है उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। और जनवरी तक तो जो स्टूडेंट अब जैसे सितंबर में जिस स्टूडेंट ने फीस जमा करवा दी वो मेरे से जुड़ गया, रोजाना क्लास ले रहा है, तो जनवरी तक तो उसकी टिप्सों पर आ गया पूरा कोर्स, वो तो बिल्कुल फ्री है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसको तो फिर कभी रिवीजन करना होगा तो बस इस तरीके से देखने। और जो जनवरी से जुड़ा है वो तो पूरे पोथी पन्नान को और ये और इतना सारा प्रेशर, 2-2 घंटे की क्लास ले रहा है फिर पढ़ रहा है, तो क्या मतलब है? लास्ट में यही चीज होने वाली है। आप लोग खूब पढ़े लिखो, समझदार हो, खूब जानते हो, बीएससी फर्स्ट ईयर कर ली, सेकंड ईयर का, लास्ट में ये चीज होती है। जो लोग इधर उधर भटकते रहते हैं ना, पूरी साल ऐसे ही भटकते रहते हैं, लास्ट में तू दे दे नोट्स, तू दे दे नोट्स, तो तू नोट्स दे दे, तू समझा दे, तू समझा दे, और तू समझा दे, सर ये बता दो, सर वो बता दो, ये काम होते रहते हैं। लेकिन जो शुरू से जुड़े रहते हैं उनको कोई जरूरत ही नहीं होती, उनको कोई जरूरत ही नहीं होती भाई। उनको क्यों जरूरत होगी? उनको तो आती है सारी चीजें, उनको तो सारी चीजें आती हैं, बस वो तो इस एवरेज में रहते हैं कि आप हमें परसेंटेज बनानी है बहुत शानदार तरीका से, ठीक है ना? तो वो दिन आप लोगों को नहीं देखना पड़े कि इधर उधर मांगते फिर रहे हो कि नोट्सों को किसी से कुछ पूछा डोल रहे हो। तो इसके बजाय बेहतर है कि आप लोग पहले से इन कामों को करके रखो जिससे कि बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है? बाकी का तो आप सभी समझदार हो। जब भी मैं ऐप पर आऊंगा मैं आप लोगों के लिए घोषणा कर दूंगा। और मार्केट तो आप पूरा देख ही चुके हो, देखो मार्केट तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया क्या हो रहा है, इसलिए मुझे बार बार में कहने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी कोई इतना समझाने के बाद भी कहीं इधर उधर हो रहा था, बिल्कुल हो, क्योंकि मेरे रोकने से कोई रुक नहीं रहा और मेरे बुलाने से कोई आ नहीं रहा। आप लोग जानते हो अगर मैं तुमको बुलाऊं कि भाई मेरे पास आ जाओ, तब नहीं आ रहे, आप समझदार हो। और अगर मैं कोई और बुला रहा है उसके बाद से भी नहीं आ रहे जा रहे, आप लोग समझदार हो, सब अच्छी तरीके से जानते हो, ठीक है ना? तो इस चीज की कोई टेंशन नहीं है कि मतलब कोई का जिसको जहां पर पसंद है वो वहां पर ज्वाइन करे भाई, जिसको जो अच्छा लगे ना वो उसी के पास जाए, ठीक है ना? अगर किसी को मैं पसंद हूं तो मेरे पास आए, और किसी को कोई और पसंद है तो बिल्कुल वो उसके पास जाए, ठीक है ना? लास्ट में इस चीज का डिसाइड कौन करेगा? रिजल्ट, क्योंकि नंबर 1 पर हमेशा एक ही बात रखनी है, नंबर 1 पर अगर कोई सब्जेक्ट रहती है तो वो कौन रहती है? केमिस्ट्री। चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर कलर प्रॉपर्टीज हो गई, अगले वाले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना? वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंडों में शेयर कर देना, ठीक है? अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में।